Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे जो है कि स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसमें हम 1947 से लेकर 1990 तक के प्रोसीजर्स को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो किन किन चीज़ों को समझने का हमें मौका मिलता है, यानी किन किन चीज़ों पे हम समझ पाते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री के बारे में इसमें हम समझ पाते हैं, एंड द फैक्टर necessitating settings or direct participation of the state in industrial development, यानी कि पब्लिक सेक्टर्स का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या पार्टिसिपेशन है उसके बारे में यहाँ से समझ सकते हैं। एंड देन आफ्टर आईपीआर यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस 1956 के बारे में, जिसमें हम अ डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ स्टेट के बारे में समझ सकते हैं। तो आफ्टर डेट अगर हम बात करते हैं तो एटलीस्ट लास्ट पॉइंट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें हम अ नंबर ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू द प्रमोट द गोल्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटीज़ के बारे में समझेंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है जिसके बारे में हमें क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जिसमें हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। तो नॉर्मली देखा जाए तो जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें इंडस्ट्री का अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। इंडस्ट्री क्या करती है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके। उसमें अगर हम देखें तो पहला पॉइंट हमारा आता है एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे, थोड़ा सा लाइन को देखते हैं। तो इंडस्ट्री सर्व्स एज अ एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इंडस्ट्री जो होती है क्या करती है, एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में सर्व करती है। कैसे, किन किन चीज़ों को हमें फोकस करना होगा इसके लिए, या क्या कैसे करती है, ये क्या करती है। तो एज अ जीडीपी रेज देयर इज स्ट्रक्चरल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक। जब जीडीपी ग्रोथ करती है तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि स्ट्रक्चर जो होती है इकोनॉमिकल कंडीशंस की या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्या होती है, वो ग्रोथ वो बड़ी होती है, वो अच्छी होती है। उसके बेसिस पे हमारी जीडीपी क्या होती है, बढ़ती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जैसा कि सेकंड पॉइंट में कहा जाता है कि इंडस्ट्री स्टार्ट रिप्लेसिंग द एग्रीकल्चर एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ के इंजन के रूप में देखा जाए तो एग्रीकल्चरल की जगह पे हमने क्या किया है, इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। यानी कि एग्रीकल्चर की जगह पे इंडस्ट्री को इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि जो ग्रोथ स्पीड है हमारी या ग्रोथ कंडीशन है उसको बेहतर बनाया जा सके। दिस इज बिकॉज लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स विच द कंज्यूमर वुड लाइक टू बी कंज्यूम एज देयर इनकम रेज। कहता कि अगर देखें तो यहाँ पे हमने जैसे क्या किया था, हमने एग्रीकल्चर की जगह पे इंडस्ट्री को शूट किया, डेवलप किया। यानी कि हमने एग्रीकल्चर को कम करके इंडस्ट्री की तरफ मूव करना शुरू कर दिया ताकि इकोनॉमिकल ग्रोथ हमारी हो सके। क्यों ऐसा करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा, ऐसा करने का सबसे बड़ा रीज़न रहा हमारा कि एग्रीकल्चर क्या करता है, एग्रीकल्चर जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करता है, अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक उसी तरीके से इंडस्ट्री भी क्या करती है। समझिएगा, पहले मैंने कहा कि एग्रीकल्चर क्या करता है, अलग अलग वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक इसी तरीके से इंडस्ट्री क्या करती है, बहुत बड़े रेंज ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है, जिसको जो कंज्यूमर होता है जैसे उसकी इनकम रेज होती है उसी तरीके से कंज्यूम करने का काम करता है। यानी कि कंज्यूमर का इनकम जैसे से बढ़ता है उसी के हिसाब से कंज्यूमर क्या करता है, नए तरह के प्रोडक्टों को या फिर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उसको यूटिलाइज करने का काम करता है। अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द रेज इन डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर द गुड्स कंसिस्टेंट अपॉन द रेज इन इनकम इज ऑलवेज वेरी मॉडेस्ट। अब इसमें बात आती है कि जैसे किस एग्रीकल्चर गुड्स की जब डिमांड होती है, ठीक है, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट क्या होता है कि जो इनकम होती है, जो एग्रीकल्चर फार्मर होता है उससे रिलेटेड जो उसकी इनकम होती है एग्रीकल्चर गुड्स के डिमांड होने की सिचुएशन में, वो भी क्या होती है, उसमें भी बदलाव आते हैं। यानी अगर बढ़ेगी तो वो भी इनकम भी बढ़ेगा। समझिएगा फिर से, यहाँ पे फिर से मैं लाइन को डिनोट कर रहा हूँ, द रेज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीकल्चर्स गुड्स कंसिक्वेंटली अप ऑन अ रेज इन द इनकम इज ऑलवेज अ वेरी मॉडेस्ट। ये भी क्या करता है, जैसे
इसमें अगर एग्रीकल्चर गुड्स में कोई बदलाव आता है, ठीक उसी तरीके से इनकम में भी चेंजेस आते हैं जब एग्रीकल्चरल पर्सन यानी कि फार्मर क्या करता है, अपने गुड्स को बेचने का काम करता है वाइड ऑफ रेंज पे। बिकॉज एग्रीकल्चर गुड्स लाइक राइस और वीट की बात करें, आर द नेसेसिटी गुड्स ऑफ लाइफ एंड हैव लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसमें क्या होता है, अगर देखें तो अगर हम जो ज़रूरी चीज़ों की बात करें तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें हमारी आती हैं क्या, कि हमारे पास जो राइस हो जाता है, वीट हो जाता है, इस तरह के प्रोडक्ट की बहुत ही इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो हमारी लाइफ की सबसे ज़रूरी गुड्स में से आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से बहुत ही कम होता है, यानी कि इसमें प्राइस में इससे बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस नहीं होते नॉर्मली अगर हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर यही इंडस्ट्रियल गुड्स को जब प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, इंडस्ट्रियल गुड्स में जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी बढ़ जाती है। अब आगे हम बात करते हैं, दस इंडस्ट्रीज रिप्लेस द एग्रीकल्चर एज एन एंटरप्राइज ऑफ एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। इस तरीके से देखा जाए तो इंडस्ट्री क्या कर देती है, एग्रीकल्चर को रिप्लेस करके एक एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ के रूप में देखती है। यानी कि हम क्या करते हैं, जहां हम पहले अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे, अब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बजाय इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। जिससे क्या होता है कि जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं या अपनी ज़रूरतों के लिए वीट या राइस का प्रोडक्टिविटी करते हैं तो सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी इनकम जो होती है वो होती है लो। लेकिन जब वैसे ही हम क्या करते हैं, इसको इंडस्ट्री के फोकस पे करते हैं, यानी कि कॉमर्शियल गुड्स जब प्रोड्यूस करने का काम करते हैं तो और इंडस्ट्री के को पॉइंट करके करते हैं तो सिचुएशन में क्या होती है, इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा इनकम क्या होता है, वो हाई हो जाता है, यानी कि इनकम भी हमारा बढ़ जाता है। अब दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इंडस्ट्री में जैसे एक सिंपल सी बात समझ ले, इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में लोग क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, तो लोगों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें अगर नॉर्मल देखें तो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं तो इंडस्ट्री इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। दिस बिकॉज द सिग्निफिकेंट हु व्हेन एग्रीकल्चर इज़ ऑलरेडी overburdened and the labor's force is rising rapidly। नॉर्मली अगर देखें तो हमारा आज के टाइम में इंडस्ट्री हमारी जितनी ज़्यादा लगती है उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एम्प्लॉयमेंट की जनरेट होता है। ऐसा क्यों होता है कि एग्रीकल्चर में ऑलरेडी आज के टाइम में क्या है, बहुत ज़्यादा ही बर्डन है, यानी कि एग्रीकल्चर काम हमारे पास काम कम होता है लेकिन काम करने वाले लोग क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को अगर देखा जाए तो हमारी ये जो लेबर फोर्स की प्रॉब्लम वो तेज़ी से क्या हो रही है, राइज हो रही है। इनफैक्ट विद अ रेज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी द फार्मिंग सेक्टर हैज़ रिलीज्ड अ लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। अगर देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी हमारी, अगर फिर से इनफैक्ट विद द रेज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है तो फार्मिंग सेक्टर भी क्या करता है। अब देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होता है, सीजन वाइज होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होती है, उस टाइम पीरियड में ही क्या होती है, प्रोडक्टिविटी की जाती है। तो जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है या टाइम ऑफ होता है, फिर क्या होता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन क्या होती है, वो लेबर फोर्स को जनरेट करती है। जब प्रोडक्टिविटी हमारी जनरेट होती है तो लेबर फोर्स जनरेट होता है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ऑफ हो जाती है, यानी कि सीजन जैसे हमारा ऑफ होता है, इट कैन बी गेनफुल एम्प्लॉयड ओनली द ऑक्यूपेशनल आउटसाइड्स एग्रीकल्चर। केवल ये क्या होता है, उनके लिए गेन एम्प्लॉयड होता है जो क्या होते हैं, केवल ऑक्यूपेशनल आउटसाइड एग्रीकल्चर होते हैं, यानी कि प्रोफेशनली देखें तो फार्मर जो होते हैं बस उनके लिए होता है। इंडस्ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। कैसे इंडस्ट्री क्या करती है, जैसे मान लीजिए क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए इसके लिए। फार्मर क्या करता है, अपने खेत में प्रोडक्टिविटी का काम करता है, यानी कि फार्मिंग की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको फुलफ़िल करने का काम करता है ताकि वो उसके थ्रू प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। बट उसका एक अपना टाइम पीरियड होता है, या तो वो मॉर्निंग में होगा या तो फिर इवनिंग में होगा। तो मॉर्निंग या इवनिंग में जब होता है तो बाकी टाइम वो रेस्ट होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर वो काम करता है
इंडस्ट्री में काम करता है तो उसकी इनकम क्या होती है, हाई हो जाती है, इनकम बढ़ जाती है। अगर इंडस्ट्री में काम नहीं करता है तो इनकम क्या होती है उसकी, लो हो जाती है। तो ये सिचुएशन जो जनरेट होती है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जैसे आपको पहले ही बताया गया है कि विद अ रेज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में कोई बढ़ोतरी होती है, द फार्मिंग सेक्टर हैज़ रेज्ड अ लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। तो फार्मिंग सेक्टर क्या करता है, बहुत बड़ी सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स को रिलीज करने का काम करता है। लेकिन इट कैन बी गेनफुल, हो सकता है कि फ़ायदेमंद हो या गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो या एम्प्लॉयड हो, बट ओनली इन ऑक्यूपेशनल आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन ये किसके लिए हो सकता है, केवल आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। यानी कि अगर फार्मर क्या करता है, अपने प्लॉट पे काम करने के बाद किसी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसको सैलरी मिल जाती है अपने फील्ड में काम करने के अलावा। तो इस तरह से देखा जाए तो वो क्या होता है, उसके पास एक प्रॉपर इनकम जनरेट होता है। इस तरीके से देखें तो जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है हमारा सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। इंडस्ट्री आज के टाइम में क्या करती है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडस्ट्री प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैकेनाइज्ड फार्मिंग। वो क्या देती है भाई, कैसे, मशीन के रूप में हमें वो उसने इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, जैसे ट्रैक्टर हुआ, थ्रेशर हुआ, हार्वेस्टर हुआ, जो हमारे फार्मिंग को क्या करते हैं, बहुत ही लिखा है ना साफ साफ कि फार्मिंग हैज़ बीन बिकम द पॉसिबल ओनली वोइंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। इस तरह की चीज़ों का मिलना तभी पॉसिबल है जब हमने क्या किया है, डेवलपमेंट किया, किसकी, इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट होने से हमको क्या मिल गया, ट्रैक्टर मिल गया, हार्वेस्टर मिल गया, साथ ही साथ और भी जो फार्मिंग से रिलेटेड, मैकेनाइज फार्मिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो मिल गए। आगे अगर बात करते हैं तो मैकेनाइज्ड हैज़ द कॉस्ट एंड एक्सप्लेनेशंस raise in the farm productivity. It is owing the mechanism in farming that India has succeeded in the producing enough food for the second most पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए मैकेनाइज्ड फार्मिंग के आने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्टिविटी की, हम फार्म प्रोडक्टिविटी यानी कि हमारी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट थी, फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट थी, मैकेनाइज्ड फार्मिंग होने की वजह से आज के टाइम में जो इंडिया जो है, दुनिया की सेकेंड लार्ज पॉपुलेशन इंडिया के पास जो है, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाया। क्यों, क्योंकि उन प्लॉट्स पे भी काम करना शुरू कर दिया गया है जहाँ पे पहले काम्स नहीं होते, पहले वर्क नहीं होते, कहीं पहले फार्मिंग नहीं होती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो इम्पॉर्ट्स डायमेंशन ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस की अगर बात करें, डायमेंशन क्या है, कहता नॉर्मली देखिए तो इंडस्ट्री इम्पॉर्ट्स डायमेंशन टू ग्रोथ प्रोसेस, दिस फैक्ट इज सपोर्टेड विद दीज ऑब्जर्वेशन। जो हमारे देखा डायनामिक्स की अगर बात कर लें, डायमेंशन की अगर बात कर लें, तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। तो क्या बदलाव हुए, इससे क्या ग्रोथ हुआ, इन द अब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री growth process would have been restricted the population of the food for several। नॉर्मली देखिए कि अगर हमारे पास इंडस्ट्री नहीं होती है तो ग्रोथ प्रोसेस जो हमारा होता है would have been restricted, वो बाधित होता है, रुकावट आती है, इससे प्रॉब्लम्स आती है, टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड्स फॉर सर्वाइवल। उन फूड्स के प्रोडक्शन में जो हमारे सर्वाइवल्स के लिए क्या होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। यानी कि इंडस्ट्री के होने की वजह से, इंडस्ट्री में आने वाले बदलाव की वजह से क्या हो सका है कि हमारी जो ज़रूरत है, जो फूड की रिक्वायरमेंट है, हम उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ एडेड न्यू डायमेंशंस ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की वजह से क्या हुआ, हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए हैं। क्या, इट हैज़ जनरेटेड द वेव ऑफ द कंज्यूमरिज्म, जिसमें क्या होता है, एंडलेस कंजप्शंस ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या हुआ है कि पहले हम लिमिटेड, नॉर्मली अगर बात करें तो पहले हम लिमिटेड
लिमिटेड प्रोडक्ट को यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी हमारी जो नॉर्मल फार्मिंग के थ्रू होती थी वही होती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, बस इसमें हमारी जो विश है वो क्या हो गई है, अनलिमिटेड हो गई। यानी कि नॉर्मली देखें हम अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन हैड अ लीड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है वो किस चीज़ को लीड कर रही है, सिविलाइजेशन को लीड करने का काम कर रही है। वो बता रही है कि हाँ ग्रोथ हो रहा है। द पीपल बिकम द कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज के टाइम में जो लोग हैं अपने जीवन को लेके बहुत ही कॉन्शियस हो गए हैं, यानी कि सजग हो गए हैं। उनको लगता है कि हमारे लाइफ में कुछ बदलाव होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकें। दे हार्ड वर्क टू अचीव द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। वो लगातार क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। किस चीज़ को अचीव करने के लिए, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल को अचीव करने के लिए वो काम कर रहे हैं। ये चीज़ तब पॉसिबल है जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, क्योंकि इंडस्ट्री के थ्रू हमारी रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है, हम ज़रूरतों को समझ रहे हैं, उसके हिसाब से हम उसको पाने की इच्छा कर रहे हैं। उसको पाने के लिए हमें जो ज़रूरी इस एजुकेशन की ज़रूरत है या जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है हम उसको कठिन से कठिन परिश्रम करने के बाद ही पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू क्या हो रही है, हमारी सिविलाइजेशन की ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। आगे हम बात करते हैं नॉर्मली तो कल्चरली देखें तो कल्चरली डाइवर्स द सोसाइटी आर जनरेटेड गेटिंग्स द क्लोजर टू ईच अदर। कल्चरली आज की सोसाइटी क्या एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गई है। द वर्ल्ड इकॉनमी आर मार्जिनिंग टू ग्लोबल इकॉनमी। जैसे पहले क्या था कि इससे हमारे पास दो तरह की इकॉनमी होती है, एक क्लोज इकॉनमी होती है और दूसरी होती है ओपन इकॉनमी। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या थी, क्लोज इकॉनमी थी जिसमें हम दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते थे। लेकिन आज के टाइम में ओपन इकॉनमी होने से क्या हुआ है, हम उनके कल्चर के बारे में समझ पा रहे हैं, हम उनकी मीनिंग्स के, उनके जो कह लीजिए कि उनके जो रहन सहन उसके बारे में समझ पा रहे हैं, वहाँ की भाषा के बारे में समझ पा रहे हैं। और हमारी इकॉनमी अब क्या हो गया है, द वर्ल्ड इकॉनमी इज मर्जिंग टू ग्लोबल इकॉनमी। अब वर्ल्ड इकॉनमी किस में हो गई, ग्लोबल इकॉनमी में कन्वर्ट हो गई है। आगे अगर बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, आज के इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आया। द इंडस्ट्री टेंड्स टू स्प्रेड अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्री आज के टाइम में क्या है, कंट्री के अलग अलग हिस्सों में जा रही है एंड डेवलपमेंट हो रहा है। एंड एज इट स्प्रेड देयर इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। देखिए कोई भी इंडस्ट्री तब ग्रोथ करती है जब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और बेहतर मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उसको बेहतर मिलती है तो वो कंट्री क्या करती है, उसकी इकॉनमी ग्रोथ करती है, उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मली चीज़ें आती क्या हैं, जैसे उसका कम्युनिकेशन हो गया, रोड हो गया, इसके साथ साथ एनर्जी हो गई, और भी चीज़ें जो एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी हो, वो सारी चीज़ें हो। तो नॉर्मली वही कह रहा है कि आज के टाइम में इंडस्ट्री के लिए देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी तेज़ी से ग्रोथ कर लेनी है, जिसमें कहता है कॉमनली द फैसिलिटीज़ बाय द इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। ये फैसिलिटी ज़्यादातर किसके थ्रू जनरेट की जा रही है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके थ्रू। सच एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिससे ट्रांसपोर्ट की बात करती हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस की बात करती हैं, सर्विस की बात करते हैं, पावर या एनर्जी की बात करते हैं। हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइन क्वान नॉन ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। तो नॉर्मली इसमें क्या है, तो जब हम इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें कहता है द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आर सो इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर देखें ग्रोथ प्रोसेस की अगर बात करें और इंडस्ट्री की बात करें तो ज़्यादातर ये दोनों एक दूसरे से क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नॉर्मली इंडस्ट्रीज ऑफन टेकन द साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ। इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो ये नॉर्मली क्या होता है, साइन क्वा की बात करता है, यानी कि इसकी चमक तब होती है जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बेसिस पे ही हम देख सकते हैं क्या कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन होती है उसमें चमक आती है, उसमें ग्रोथ होता है। अब हम बात कर लें इम्प्लाइंग दैट द
occurs implied that the growth occurs and when the industrialization is spread, यानी कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ तब पॉसिबल है जब उसकी इंडस्ट्रीज क्या हो, बढ़ रही हो। किसी भी कंट्री का ग्रोथ तब पॉसिबल है जब उसकी इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रहा हो। इट इज़ फैक्ट दैट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टुडे आर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। ये भी आज के टाइम में फैक्ट है कि ज़्यादातर कंट्री जो आज के टाइम में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ ही हैं, यानी कि वो कंट्री ज़्यादा डेवलप विकसित मानी जा रही हैं, डेवलप मानी जाती हैं, जिनमें इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा होती है। नाउ thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consult through the Google Classroom. That's all.